कभी सोचा है कि एक परफेक्ट, एक आदर्श शासक कैसा होना चाहिए? अच्छा, सदियों पहले प्लेटो ने इसका जवाब देने की कोशिश की थी। उन्होंने एक ऐसे दार्शनिक राजा की कल्पना की जहां ताकत और समझदारी, मतलब पावर और विजडम एक हो जाएं। तो चलिए आज इसी जबरदस्त आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, प्लेटो का ये आइडिया कोई हवा में नहीं आया था। ये एक तरह से एक इलाज था एक बहुत बड़ी राजनीतिक बीमारी का। प्लेटो देख रहे थे कि उनके शहर राज्य कैसे बिखर रहे थे और इसकी वजह क्या थी। वजह ये थी कि शक्ति यानी पावर ज्ञान से बिल्कुल अलग हो गई थी। जो शासक थे वो अज्ञानी थे और जो नेता थे वो स्वार्थी, और ये दोनों मिलकर समाज को अंदर से खोखला कर रहे थे। और इसी प्रॉब्लम के जवाब में प्लेटो ने अपना सबसे बोल्ड, सबसे जबरदस्त सल्यूशन पेश किया। जैसा कि यहां लिखा है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, शहर अपनी बुराइयों से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। मतलब साफ था, शासक वही होना चाहिए जो सबसे बुद्धिमान हो। तो चलिए सबसे पहले उस बीमारी को ठीक से समझते हैं जिसका प्लेटो इलाज करना चाहते थे। एक ऐसा समाज जो अंदर ही अंदर से टूट रहा था। अब देखते हैं कि प्लेटो ने इस संकट का हल निकालने के लिए क्या शानदार ब्लूप्रिंट तैयार किया। और ये ब्लूप्रिंट, मजे की बात है कि इंसान की आत्मा की बनावट पे ही बेस था। प्लेटो का सबसे ब्रिलियंट आइडिया शायद यही था। उन्होंने एक देश की तुलना इंसान की आत्मा से की। जैसे हमारी आत्मा के 3 हिस्से होते हैं, विवेक यानी रीजन, साहस यानी स्पिरिट, और हमारी इच्छाएं यानी एपेटाइट। ठीक वैसे ही एक राज्य के भी 3 वर्ग होते हैं। और जैसे एक अच्छी जिंदगी के लिए हमारे विवेक को हमारे साहस और इच्छाओं पर राज करना चाहिए, ठीक उसी तरह एक अच्छे राज्य के लिए दार्शनिक राजा यानी विवेक को सैनिकों यानी साहस और उत्पादकों यानी इच्छाओं पर शासन करना चाहिए। तो फिर असली शासक है कौन? प्लेटो के हिसाब से वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो या जो किसी राजघराने में पैदा हुआ हो। नहीं, असली शासक वो है जिसके पास एपिस्टेम है, यानी सच्चा वाला ज्ञान। वो जो गुफा की परछाइयों, मतलब दिखाने की दुनिया से बाहर निकलकर सच की सूरज की रोशनी को देख सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा ज्ञानी शासक आएगा कहां से? ऐसा इंसान कोई जन्म से तो पैदा होता नहीं। इसके लिए एक बहुत लंबी और बहुत ही मुश्किल यात्रा तय करनी पड़ती है। हाँ, सही सुना आपने, पूरे 50 साल। ये कोई 2-4 महीने का कोर्स नहीं है। ये एक ऐसी भट्टी है जो सिर्फ सबसे खरे सोने को, मतलब सबसे बुद्धिमान और सबसे गुणी व्यक्ति को ही एक शासक के तौर पर तैयार करती है। तो ये सफर शुरू होता है बचपन से ही। पहले 20 साल शरीर को मजबूत बनाने और संगीत से आत्मा में एक बैलेंस लाने में गुजरते हैं। फिर 20 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, और जो इसमें पीछे रह जाते हैं वे आगे चलकर सैनिक या उत्पादक वर्ग का हिस्सा बनते हैं। अब जो लोग इस पहले टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, वो अगले 15 साल साइंस, मैथ्स और लॉजिक की दुनिया में उतरते हैं। इसका असल मकसद उनके दिमाग को रोजमर्रा की चीजों से हटाकर परम सत्य की ओर ले जाना था, जिसे प्लेटो द आइडिया ऑफ द गुड, यानी अच्छाई का सबसे ऊंचा रूप कहते थे। और फिर आखिर में आती है सबसे बड़ी चुनौती, असली अग्नि परीक्षा। इन ज्ञानियों को 15 साल के लिए वापस दुनिया की भीड़ में, सत्ता के गलियारों में भेजा जाता है। यहां उन्हें करप्शन और लालच का सामना करना पड़ता है। ये वो वक्त है जब उनकी थियोरी का प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। और सोचे, 50 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद जो शासक तैयार होगा वो कैसा होगा? वो इन गुणों की एक जीती जागती मिसाल होगा। वो सच से प्यार करेगा, न्याय का रक्षक होगा और पूरी तरह से निस्वार्थ होगा। उसे शासन करने का कोई लालच नहीं होगा, बल्कि वो इसे एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य के रूप में निभाएगा। तो जाहिर है ऐसे शासक को पावर भी बेहिसाब मिलती है, पूरी की पूरी। लेकिन इस बेमिसाल शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा बलिदान भी जुड़ा है। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी शक्ति को संभालने के लिए इस राजा को आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। शासक के पास अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी या अपना कोई परिवार नहीं हो सकता। क्यों? ताकि मेरा और तेरा का फर्क ही मिट जाए। पूरा राज्य ही उसका परिवार हो और हर नागरिक उसका अपना। और उनके कर्तव्य भी उतने ही विशाल हैं। वो न्याय सुनिश्चित करते हैं, एजुकेशन को सही दिशा देते हैं, और समाज की नैतिकता को बनाए रखने के लिए कला और धर्म को भी कंट्रोल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी बुद्धि ही कानून है।
लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि वो एक तानाशाही बन जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी शक्ति असीमित नहीं है। वो राज्य के बुनियादी संविधान का एक सेवक है और उसे इन 4 सिद्धांतों की हमेशा रक्षा करनी होती है। अमीरी गरीबी पर नियंत्रण, राज्य का सही आकार, न्याय का शासन और शिक्षा प्रणाली में कोई भी गलत बदलाव न होने देना। अब आते हैं प्लेटो के सबसे फेमस तर्क पर। वो अपनी पूरी बात को एक बहुत ही पावरफुल मिसाल से समझाते हैं जो आज भी उतनी ही दमदार है। कल्पना कीजिए कि एक देश एक जहाज की तरह है, एक राज्य का जहाज। प्लेटो कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा जहाज है जहां का मालिक यानी जनता थोड़ा ऊंचा सुनती है और उसे ज्यादा साफ दिखता नहीं, और जो चालक दल है यानी राजनेता वो आपस में ही लड़ने में लगे हैं। और ये सब मिलकर उस एक इंसान को नजरअंदाज कर रहे हैं जो असल में जहाज चलाना जानता है, यानी दार्शनिक, जो सितारों यानी सच को देखकर सही रास्ता बता सकता है। तो आखिर में प्लेटो हमें किस तरह की सरकार का आइडिया दे रहे हैं? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये अमीरों का राज भी नहीं है, ये है आइडियोक्रेसी यानी बुद्धि का शासन। एक ऐसी व्यवस्था जहां सबसे ऊपर कोई कानून या कोई इंसान नहीं बल्कि तर्क और ज्ञान होता है। और ये आइडिया हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां इतनी चुनौतियां हैं, क्या हमें ऐसे ज्ञानी और निस्वार्थ शासकों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, या फिर ये विचार तानाशाही की ओर ले जाने वाला एक खतरनाक रास्ता है? ये वो सवाल है जिस पर प्लेटो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं।